गुड आफ्टरनून। आज हम लोग CNT एक्ट 1908 पे चर्चा करते हैं। इस एक्ट में 271 सेक्शन है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया है कि इसको मैंने चैप्टर वाइज 3-4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ताकि आपको देखने में भी सुविधा हो और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हो, ठीक। तो चलिए इस एक्ट पे चर्चा करते हैं। इस एक्ट का जो प्रावधान है वो सेक्शन वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है कि CNT एक्ट का जो प्रारूप है 1903 में तैयार हुआ था, ये थोड़ा याद रखेंगे। और ये जो लागू हुआ था ये 1908 में लागू हुआ था। ये भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 के अधीन गवर्नर जनरल की मंजूरी से अधिनियमित किया गया था। यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का जो सेक्शन 5 है उसमें ये गवर्नर जनरल को पावर दिया गया है कि वो किसी भी एक्ट को जो है वो रेगुलेट कर सकता है इंडिया के किसी भी कोने में। उसका है कि ब्लूप्रिंट इसका किसने तैयार किया था। इस अधिनियम का जो ब्लूप्रिंट है जॉन हॉफमैन ने तैयार किया था, याद रखेंगे। इसमें 19 अध्याय हैं, 271 सेक्शन है, ये भी आप याद रखेंगे। आइए, अध्याय 1 जो है धारा 1 से 3 तक है। इसमें क्या क्या सिर्फ बेसिक बताया गया है कि अधिनियम का नाम क्या होगा। CNT एक्ट 1908 उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में लागू होगा, ठीक है। इसमें एक चीज़ और जोड़ दिया गया है कि यह अधिनियम में वे भाग भी शामिल होंगे जो उड़ीसा बिहार नगरपालिका अधिनियम 1922 के अधीन कोई नगरपालिका या अनुसूचित क्षेत्र समिति गठित हो या किसी छावनी के भीतर पड़ती हो, यानी कि उसको भी इसमें शामिल कर दिया गया। अब ये पार्ट इसमें नहीं है क्योंकि बिहार और उड़ीसा अलग हो चुका है, तो ये पार्ट अब अलग हो चुका है यहाँ से। अब हम सिर्फ छोटा नागपुर क्षेत्र की ही बात करेंगे। धारा 2 जो है डिलीट हो गया, अब ये नहीं है। धारा 3 में कुछ परिभाषाएं हैं और इस परिभाषा से क्या हुआ था कि JPSC में 6 में और 7th में दोनों में कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। और वो क्वेश्चन में नीचे हुआ है, वो आप देखेंगे तो मैं बता दूंगा अभी आपको। क्या दिया हुआ है, कृषि वर्ष। जैसे हमारे आज के समय में फाइनेंशियल ईयर होता है, वैसे उस वक्त कृषि वर्ष होता था। वह वर्ष जो किसी स्थानीय क्षेत्र में कृषि क्षेत्र पर प्रचलित होता था। दूसरा, भूगत बंद। भूगत बंद का मतलब हुआ कि इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों देना पड़ता था। अगर आपने कोई ज़मीन लिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट पे तो उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों देना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट होता था उस वक्त, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होता था। तो अगर आप पैसा दे रहे हैं तो उसको भूगत बंद माना जाता था, ठीक। जोत का मतलब है कि अगर आपने किसी भूमि का धारण किया हुआ है, जैसे मान लीजिए एक ज़मीन हमसे आपने खरीदा और उस पर खेती बाड़ी शुरू की, तो माना जाएगा उसका जोत आपके पास है। कोड़कर, देखिए 3 थे यहाँ पे, एक नहीं थे। मुंडारी खुटकट्टी, भुइयर और कोड़कर। कोड़कर में हम लोग आते थे, ठीक है। अब मुंडारी खुटकट्टी में मुंडा लोग आते थे और भुइयर में उरांव जनजाति के लोग इसमें शामिल हो जाते थे, क्योंकि यही 3 थे जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र विशेष से आए थे और अलग अलग क्षेत्र से आते हुए इन्होंने झारखंड के ये जंगल को साफ किया और कृषि योग बनाया। अब एक इन तीनों में पहले कौन आया, अगर इस एक्ट को थोड़ा गौर से पढ़िएगा तो पता चलेगा मुंडा लोग झारखंड में पहले आए थे, उरांव उसके बाद आए हुए हैं और फिर उसके बाद जो है कोड़कर आए हुए हैं, यानी सदान लोग बाद में आए हुए हैं यहाँ पे झारखंड में, ठीक। भूस्वामी वह व्यक्ति जिसे किस काश्तकार के अधीन जमीन धारण किया हो, या आज के समय मान के चलो कि आप अगर भारत सरकार या राज्य सरकार ले लें तो वो भूस्वामी एक तरह से, जमींदारी सिस्टम तो रहा नहीं। फिर अगर आपके पास ज़मीन है आपका अपना, आप अगर अपना ज़मीन खरीद के रख पा रहे हैं और उसमें खेती बाड़ी कर रहे हैं तो भी आप भूस्वामी नहीं कहलाएंगे, आप काश्तकार कहलाएंगे। भूस्वामी में सिर्फ सरकार ही आएगी। काश्तकार वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता है तथा उसका लगान चुकाने का दायी होता है। अगर किसी अधीन के रहते हैं, कब स्वाभाविक बात, हम किसके अधीन हैं, भारत सरकार और राज्य सरकार के अधीन है, तो हम काश्तकार हैं। अब आपके नीचे कोई आदमी काम कर रहा है, मान लें आपका ज़मीन है, आपने अभी ज़मीन किसी को दे दिया और बोलो तुम खेती करो, वो रैयत हो गया, आप काश्तकार हो गए, और आपके ऊपर जो बैठा हुआ वो भूस्वामी बैठा हुआ है, भारत सरकार। काश्तकार के अंतर्गत भूधारक, रैयत, खुटकट्टी तीनों शामिल होते थे, ये तीनों इसमें आते थे समझ, ठीक है। अब बोलोगे सर क्या ऐसा हो सकता है कि काश्तकार और रैयत दोनों सेम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर आप ही खेती कर रहे हैं और आप ही का ज़मीन है तो आप दोनों हैं, लगान भी आप ही देंगे, कृषि जिन्स का उत्पादन भी आप खुद करेंगे, तो आप दोनों में शामिल हो सकते हैं। लगान, जिसके समाज सिंपल सी बात है, जितना उत्पादन कर रहे हैं उस उत्पादन का एक भाग अगर आप जमा कर रहे हैं तो वो लगान के रूप में माना जाएगा। आज के समय में इसी को जो है रेंट बोलते हैं हम लोग ना, रुपये के लेन देन में हो गया। भाड़ा जिसको बोलते हैं, किराया जिसको बोलते हैं, वो उस वक्त ये लगान होता था। इसमें कृषि उत्पादन का एक पार्ट देना पड़ता था। जंगल संपत्ति खड़ी फसल को आता है, जितने भी खड़ी फसल हैं खलिहान में पड़ा हुआ उसको जंगल संपत्ति माना जाता था। अब बोलो सर जंगल संपत्ति में क्या, मान लें बैर का उत्पादन हो रहा है, बेल का उत्पादन हो रहा है, क्या वो भी होगा? बिल्कुल होगा। सब जमीन वहीं से हो रहा है, जंगल से ही खेती की जा रही है तो उसी के अंतर्गत माने जाएंगे वो भी। जो जो जंगल का उत्पादन सब उसमें आ जाएंगे, खलिहान में पड़ा हुआ जितना सब उसमें आता है।
मुंडारी खुटकट्टीदार क्यों नहीं था? मुंडारी खुटकट्टी जो मुंडा जनजाति से रिलेटेड थे। भूधृति इसको बोलते हैं टेन्योर, यानी एक निश्चित अवधि तक के लिए भूमि धारण करना, उसको बोलते हैं भूधृति। ठीक है, किसी एक पार्ट का आप उसके कुछ दिन के लिए मालिक हैं, ठीक है, उसको बोलते थे भूधृति। इसमें दो तरह के होते थे, एक अस्थाई पुनर्ग्रहण। पुनर्ग्रहण मतलब है कि वह जिसके वारिस नहीं है, वो डेथ कर गए तो वो आ जाता था, और एक है कि वो स्थानीय मतलब किसी के अगर हैं तो वो वंशगत माना जाता था। अब प्रश्न ये उठता है कि इसको एग्जाम्पल से समझिएगा। मान लीजिए कि मैंने आपका ज़मीन लिया और आप हमको ज़मीन दिए हैं 20 साल के लिए, और इस 20 साल में हम 15 साल के बाद डेथ कर जाते हैं, तो 5 साल मेरे पास अधिकार था उस ज़मीन को और धारण करने का। टेंडर तो मेरा पूरा नहीं हुआ था, हम टेंडर ही पूरा नहीं किया था, हम कर सकते थे, लेकिन मेरा कोई वारिस ही नहीं है अब। तो इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में ये होगा कि उस ज़मीन आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, उस ज़मीन के मालिक अब आप हो जाएंगे, क्योंकि अब कोई रहा नहीं मेरा वारिस। अब है कि कोई वारिस होता तो क्या होता, वो ज़मीन 5 साल के लिए मेरे आने वाले जो उत्तराधिकारी होते हैं वो उसका धारण करते, वो उसको आराम से देखभाल करते, उनको अधिकार था करने का। क्या ये एग्रीमेंट तोड़ा जा सकता था? देखिए, जनरली ये एग्रीमेंट टूटता नहीं था, क्योंकि वहाँ सभी जो हमारे जो सोसाइटी थे वो थोड़े यूनाइट थे। अभी वाली सोसाइटी नहीं है तो टूटता नहीं था, सब मिल के रहते थे वहाँ पे, तभी टूटा नहीं करता था। अभी फिर क्या है, देखिए, ग्राम मुखिया, जिसको आप पंचायत में आज के समय मुखिया मानते हैं, मानकी, प्रधान, मांझी जो बोलते हैं, वो उस वक्त प्रावधान था, वो भी था। ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त वही परमानेंट सेटलमेंट बिहार, बंगाल और उड़ीसा में जो किया गया था वो था। डिग्री का मतलब यहाँ पे होता है सिविल आदेश, सिंपल सरकार का जो कोर्ट का जो आदेश है उसको बोला जाता है। देखिए, अब काश्तकार को आप ऐसे समझिए, इस चार्ट से आप समझिएगा। जमींदार ऊपर में है, रैयत, भूधारक, खुटकट्टी रैयत, भूया, ये सब उसके अंतर्गत आ गए। खुटकट्टी वाले में 2 और आते थे, एक ग्रामीण स्तर पे, एक उसके ऊपर स्तर पे होते हैं। थोड़ा सा सामान्य खुटकट्टीदार, अब खुटकट्टीदार रैयत, थोड़ा सा उसी के अंतर्गत 2 थे, अलग अलग होते थे। जैसे आप स्थानीय पंचायत में पढ़े थे, बस वैसे यहाँ पे बटा हुआ होता था। इसमें भूयर लोगों का क्या था, ये 20 साल वाला प्रावधान इनको दे दिया गया था, क्योंकि इन लोगों ने ज़मीन को अंग्रेज़ों से लिया था कुछ जगह पे, अब कुछ जगह पे अंग्रेज़ों ने मुग़लों से लिया था। तो मुग़लों से लेने की वजह से क्या हुआ कि ये लोगों को जो ज़मीन मिलता था लंबे समय के लिए मिलता था, और लंबे समय तक मिलने के लिए इनके ज़मीन का धारण बड़ा हो जाता था, तो इसका ये प्रावधान था। दूसरा, ये भूयर है, इसका मतलब ये ओरांव जनजाति से है, तो ओरांव जनजाति के लोग जो है वेस्ट से आए थे, और वेस्ट से भी नहीं थे, साउथ वेस्ट से वो। तो उस साइड में क्या होता था कि ज़मीन जो है वो परमानेंट सेटलमेंट में दिया जाता था उन लोगों को, और लंबे समय तक दिया जाता था, इसलिए ये धारण हो जाता था। जमींदार के अधीन जो भी काम कर रहा है सब रैयत है, चाहे कैसे भी भाड़ा लगा के काम करें, पर डे के मजूरी पे काम करें, सब रैयत कहलाएंगे यहाँ पे। ये पूरा चार्ट आप एक बार देख लीजिएगा, इसका PDF आप वेद IAS के टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा। क्लियर? अब इसके आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था, कोड़कर भूमि को जाना जाता है। देखिए, कोड़कर भूमि को सब बावला खानवत, जल शासन, अरियत, तीनों भूमि से जाना जाता था। 7 JPSC का क्वेश्चन था, D नंबर इसका आंसर होगा। अध्याय 2, ये काश्तकार से संबंधित है। ठीक है, क्या है काश्तकार से? 2 काश्तकार होते थे, ऑक्यूपेंट रैयत और नॉन ऑक्यूपेंट रैयत। वह व्यक्ति जिसे धारित भूमि पर अधिभोग का अधिकार प्राप्त नहीं होता था वो होता था नॉन ऑक्यूपेंट रैयत। कोई भी खेती बाड़ी का उत्पादन वगैरह नहीं कर सकते हैं तो, और अगर आप कर रहे हैं तो उसको माना जाता था अधिभोगी। इसमें कौन आते? देखिए, इसमें जनरली कॉन्ट्रैक्ट वाले वो लोग आते थे, जमींदार लोग, जो इसका उत्पादन करके कहीं दूसरी जगह सेल करते थे। जनरली ये लोग क्या करते थे, 2 तरह से ज़मीन दिया जा करते थे, अंग्रेज की बात कर रहा हूँ। एक देते थे खेतीबाड़ी करने के लिए, और एक देते थे उसमें कृषि उत्पाद को दूसरे देश में या दूसरे राज्य में जाकर के बेचा करो, ऐसे भी होते थे। इसलिए इस सब कंसेप्ट को उसमें लाया गया था। अब जो मत्स्य पालन कर रहे हैं वो तो ऐसे ही होंगे, वो तो क्या करेंगे, सेल करेंगे। जो बड़े बड़े मछुआरे लोग का यूज करते थे, बड़े बड़े तालाब दे दिए गए उनको करने के लिए, तो वो लोग क्या करेंगे, सब नॉन ऑक्यूपेंट में आते थे। वो लोग मत्स्य पालन करो, उत्पादन करो, और बंगाल वाले इलाके में जाकर सेल करो, वो तो रखते नहीं थे, तो वो नॉन ऑक्यूपेंट थे। और कुछ लोग ऐसे होते थे कि तुमने जो ज़मीन का उत्पादन किया, इस उत्पादन का 11/20 भाग हमको दे दो, 9/20 भाग तुम रख लो। ये उसमें नियम था, 50-50 नहीं होता था। तो उसमें क्या होता था, ऑक्यूपेंट रैयत, यानी कुछ भाग तुमको हम दे रहे हैं करने के लिए। यहाँ देखिए 7 JPSC का क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन काश्तकार के वर्ग में नहीं था? देखिए, भूयर जो होता है काश्तकार के वर्ग में नहीं आता, ये रैयत में आता था, अलग होते थे ये। फिर दूसरा क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी नियम 1908 के तहत भूयरी रैयती की परिभाषा में सम्मिलित किया गया भूत खेत को, ये होता था। ओरांव नहीं आते थे, मुंडा नहीं आते थे, तो ये इसमें आ जाते थे, क्योंकि ओरांव का अलग था, मुंडाओं का अलग था, इनका अलग प्रावधान था।
खूंट कट्टी, खूंट का मतलब होता है परिवार, ठीक है, ये ऑक्यूपेंट में आते थे हमारे पास। भूधारक क्या बोलता है, ऐसे व्यक्ति से है जो अपनी या दूसरे की जमीन खेती कार्य के लिए धारण की है और उसका लगान चुकता करता हो। हम अगर आपसे जमीन ले रहे हैं खेती बाड़ी करने के लिए या उपजाने के लिए, तो हम एक तरह से भूधारक के रूप में हैं, ठीक। ये उसके बाद 7 नंबर धारा 6 रैयत। रैयत के अंतर्गत वैसे व्यक्ति शामिल थे जिन्हें खेती करने के लिए भूमि धारण करने का अधिकार प्राप्त था, ठीक है। देखिए, इसको सिर्फ धारण करने का अधिकार प्राप्त था, इसको लगान चुकता करने का अधिकार प्राप्त था। ये भूधारक होते थे। आप अगर जमीन लेके रखे हुए हैं और आप अपना जमीन हमको दिए खेती करने के लिए, हम हो गए रैयत, आप हो गए भूधारक। आपको लगान चुकता करना, हमको नहीं चुकता करना है। हमसे आप भले अलग ले लें, कृषि का उत्पादन हुआ, उसी किसी उत्पादन में से कुछ पार्ट आपने सरकार को दे दिया तो लगान का भरपाई हो गया। हम उसके लिए जमींदार नहीं हैं, जिम्मेदार आप हैं। कष्टकारी आपके ऊपर लगेगा, मेरे ऊपर नहीं लगेगा। अगर आपने टाइमली पेड किया ना तो फाइन भी आपके ऊपर जाएगा, मेरे ऊपर फाइन नहीं जाने वाला है, ठीक। धारा 7 खूंटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत। इसमें क्या होता था कि नरवंश की परंपरा के अनुसार जो जंगल को कृषि योग्य बनाते थे उनको ये राइट दिया जाता था। अब क्या राइट दिया जाता था कि तुमने जंगल को काटा, जंगल को काट करके खेती योग्य बनाया, खेती बाड़ी कर रहे हो, तो एक काम करो, इस जमीन के आसपास के क्षेत्र में तुम रह भी सकते हो, खेती बाड़ी भी कर सकते हो और इसकी देखभाल भी कर सकते हो। तो इस अधिकार को बोला जाता था खूंटकट्टी राइट, परिवार के साथ सहयोग के साथ रहने वाला अधिकार। ये पूरा सेक्शन 7 में था, ठीक। अब इसमें थोड़ा सा और बाइफर्केट कर दिया गया, मुंडारी खूंटकट्टीदार, यानी अब मुंडा जनजाति के लिए अलग से प्रावधान दिया गया, क्योंकि मुंडा पहले आए थे, वो पहले आए थे और बिरसा मुंडा का आंदोलन भी हुआ था, उसमें उन्होंने अलग से अधिकार मांगा था। तो जो आंदोलन में लीडिंग होते हैं उसके लिए कुछ न कुछ प्रावधान करने पड़ते हैं, सरकार को माननी पड़ती है बात उसकी। जो उसका मेन नेता होता है उसकी डिमांड को पूरा करना पड़ता है। तो इसलिए उसको क्या किया, तो वह मुंडारी जो जंगल भूमि को भोग को जोत लाने के लिए भूमि धारण करने का अधिकार अर्जित किया, उसे मुंडारी खूंटकट्टीदार कहा जाता है। उसके अलग ओरांव के लिए भी अलग से प्रावधान किया गया, क्योंकि ओरांव वाले लोग भी जो थे अलग से संघर्ष किए थे अपने लाइफ में। बाकी के लिए संघर्ष नहीं करा, बाकी के लिए प्रावधान कंटिन्यू चलते आ गए हमारे पास। धारा अब देखिए चैप्टर 3 में आइए, इसमें क्या हमारे पास धारा 9 में बोलता है कि लगान में वृद्धि के लिए कबदाई नहीं होगा। देखिए, किसी भूधारक की जमीन का लगान जो अस्थायी बंदोबस्त के समय परिवर्तित नहीं हुआ है, लगान की वृद्धि नहीं होगी। एक बार अगर आपके नाम पे सेटल्ड हो गया है जमीन तो आप ही के नाम पे रहेगा। अब अगर आपने अपने अंडर में किसी को काम करने के लिए दिया हुआ है तो जो एक बार लगान सेट हो जाता तो वो लगभग 5 साल के लिए सेट रहता था, क्योंकि तभी कृषि ही सब कुछ था, तो बहुत सिस्टमेटिकली मैनेज करके चलना पड़ता था। फिर देखिए धारा 10 कतिपय भूजनों के लगान के लिए दायी नहीं होगा, यानी क्या, 18 छोटा नागपुर कष्टकारी अधिनियम 1869 के अधीन किसी रजिस्टर्ड में दर्ज किसी भूयर की जमीन के लगान में वृद्धि नहीं होगी। उस वक्त का ये जनरली ये प्रावधान भूयर को दिया गया था, सबके लिए नहीं था। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है भूयर लोगों को दिया गया था, ठीक। अब क्यों दिया गया, तो पहले से बसे हुए हैं तो उनका अधिकार बनता है। किसी गांव में जो पुराने लोग होते हैं उनको थोड़ा सा अलग वेटेज मिलता है, जो नए वाले आते हैं उनको अलग वेटेज मिलता है। धारा 11 है भूधिति के कतिपय अंतरण और रजिस्ट्रेशन। अब देखिए इसमें क्या लिखता है, अंतरण का मतलब होता है ट्रांसफर। किसी भूधिति या उसके भाग का अंतरण उत्तराधिकारी, विरासत, विक्रय, दान या विनिमय द्वारा किया जाए तो अंतरिति को उसी भूस्वामी के कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा। यानी कि ट्रांसफ़र अगर आप कर रहे हैं और ट्रांसफ़र करने के बाद अपने विरासत को दे रहे हैं या अपने उत्तराधिकारी को दे रहे हैं, बेच रहे हैं, दान कर रहे हैं या एक्सचेंज कर रहे हैं। कहीं कहीं ऐसा भी ज़मीन होता था कि आपके इलाके वाले का ज़मीन हम ले लिए, हमारे इलाके का ज़मीन आप ले लिए, तो छोटा नागपुर कस्कारी में इसका प्रावधान दिया हुआ था कि आप ऐसा कर सकते हैं। ये सभी उसको सेल भी कर सकते थे, उन लोगों को सेल का अधिकार दिया गया था। किस में दिया था, टेन्योर वाले में दिया गया था कि इतने टाइम के बाद आप इसको इधर से उधर सेल कर सकते हैं, ये प्रावधान दिया गया था, ठीक। अब देखिएगा अंतरण में कौन कौन आता है, ये 5 आते हैं, इसके अलावा कोई नहीं आता है। यानी क्या कि इस ज़मीन को हम लिए हुए हैं तो अब हम दूसरे को नहीं दे सकते हैं। आपका ज़मीन मेरे पास 20 साल के लिए है, तो अब इसका ही मतलब नहीं कि 20 साल के लिए मेरे पास है तो उसमें हम 10 साल के लिए इसको दे दें और 10 साल के लिए आधा ज़मीन दूसरे को दे दें। ये अधिकार हमको नहीं है, ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ इनको है जिसके पास कस्कारी है, अदर रैयत के पास नहीं है। हम आपकी ज़मीन को कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ खेती कर सकते हैं और लगान अदा आपको करना है। धारा 12 भूधिति के अंतरण का रजिस्ट्रेशन आदेश प्राप्त भूस्वामी द्वारा इनकार करने की प्रक्रिया। देखिए ये होता था, यदि कोई भूस्वामी मतलब समझ रहे हैं लैंडलॉर्ड, धारा 11 के जमीन की रजिस्ट्री करने से इनकार करता है तो अंतर्गत उपायुक्त के पास आवेदन कर सकेगा। यानी क्या कि अगर जमीन का रजिस्ट्री नहीं कर पा रहा है तो और अगर कुछ इनकार किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में आप उपायुक्त के पास जा करके ज़मीन का जो है रजिस्ट्री का आवेदन कर सकते हैं।
और फिर जांच होती थी, और जांच होने के बाद जो है फिर का रजिस्ट्रेशन किया जाता था। ठीक, क्योंकि कहीं कहीं जमींदार लोग जो हैं शोषण भी करते थे, तो वो शोषण जमीन पे ही होता था उनका। धारा 13 भूदिति का विभाजन, लगान का वितरण। देखिए, किसी भूदिति के विभाजन या विभाजन की सूचना रजिस्ट्री की डाक से भूस्वामी को भेजा दिया जाता था, भूस्वामी का लगान दे होता था। जितने भी लगान लिए जाते थे, ये सारे लगान जो होते थे रजिस्टर्ड होते थे और एक सरकारी कामकाज के भांति होते थे। ऐसा नहीं कि ज़मीन पे आके बोल दिया कि कल तुमको इतना लगान देना है, दूसरे को जाके बोल दिया तुमको इतना लगान देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। ये सारे लगान जो होते थे डाक से भेजे जाते हैं, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम तभी था नहीं हमारे पास। पोस्ट ऑफिस था, तो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से काम कराया जाता था। किसको भेजा जाता था? भूस्वामी को, यानी लैंडलॉर्ड को ही भेजा जाएगा, रैयत को भी नहीं, काश्तकार को भी नहीं। जो उसके मालिक हैं आपको देना। जमींदारी सिस्टम दे दिया पूरे रांची का। अब एक जमींदार के अंदर कई काश्तकार हैं, काश्तकार के अंदर कई रैयत काम कर रहे हैं, तो जितने रैयत काम कर रहे हैं वो काम करके फसल का उत्पादन कर दिए। अब फसल का उत्पादन करने के बाद काश्तकार की जिम्मेदारी बनती है कि अब आप लगान अदा करो। किसको अदा करो? भूस्वामी को। भूस्वामी के पास जाता था, जमींदार लेता था, करता। कहीं कहीं तो जमींदार काश्तकार भी था, कहीं कहीं जमींदार भूस्वामी भी था। जैसे रातू महाराज, वो काश्तकार भी थे, अब वो भूस्वामी भी थे। अब काश्तकार और रैयत भी एक हो सकता है, अगर दोनों काम आप कर रहे हो तो। खेती भी आप कर रहे हैं और लगान भी आप खुद अदा कर रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है आप दोनों में आ जाते हैं, दोनों का अधिकार है। क्लियर? धारा 14 पुनर्ग्रहण, भूदिति के पुनर्ग्रहण पर विलंबनों का वातिलीकरण, यानी खरीद इसको बोलते हैं। ये एक फारसी वर्ड है इसका। क्या होता था? कोई पुनः ग्रहण योग्य जमीन जिसमें जमीन दे दी गई हो, उसे पुनः ग्रहण की स्थिति के आने में पुनर्ग्रहित हो जाते थे। निम्न परिस्थिति में पट्टे पर दी गई भूमि का पुनर्धन किया नहीं किया जाएगा। किसका? देखिए यहाँ पे, निवास गृह के लिए, निर्माणशाला के लिए अस्थायी भवन निर्मित किया गया हो तो इसमें नहीं होगा, ये पुनर्ग्रहण नहीं किया जाएगा। मतलब क्या? एक बार आपका घर अगर बन गया तो घर बन गया, अब उसको कोई दूसरा नहीं ले सकता है। और एक चीज़ है, क्या क्या देखिए, बगान, नहर, पूजा स्थल, शमशान घाट, कब्रिस्तान स्थापित हो गया तो वहाँ किसी सक्षम प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत खदान बनाया गया हो, इस स्थिति में पुनर्ग्रहण नहीं होगा। मतलब क्या? आपकी ज़मीन को अब दूसरा कोई नहीं ले सकता है। शमशान घाट का ज़मीन, कोई धार्मिक ज़मीन या कोई कब्रिस्तान का ज़मीन, ये सब जगह जो होता था वो हमेशा के लिए रह जाता था, जिसको कोई दोबारा नहीं लेता था, इसका पुनर्ग्रहण नहीं होता था। यानी कोई दूसरा आदमी इसको पट्टे पे नहीं दे सकता है। बड़ा नहर बन गया, तालाब बन गया, बहुत बड़ा बगीचा बन गया, ये सब भी नहीं होता था यहाँ पे। ठीक, कोई भी मुंडारी खुटकट्टी काश्तकार की कोई भूयरी भूदिति हो तो पुनः ग्रहण करने का पुनर्ग्रहण नहीं होगा। यानी क्या? उन लोगों को अलग अधिकार दे दिया गया कि इनके जमीन का तो ट्रांसफर ही नहीं होगा। भूदिति हो तो उसका जमीन को कोई दूसरा आदमी ले नहीं सकता। किसका किसका नहीं लेता? देखते हैं, मुंडारी खुटकट्टी का और भूयर का, इसके जमीन का तो ट्रांसफर ही नहीं होगा। तो ट्रांसफर ही नहीं होगा तो ले नहीं सकते आप, यहाँ पे जाएगा ही नहीं यहाँ पे। ठीक, चैप्टर 4 16 से 36 तक है। क्या बताता है कि विद्यमान अधिभोगीदार बने रहना। अगर आप किसी जमीन के रूढ़िवादी परंपरा से चले आ रहे हैं, आपके दादाजी ने लिया, पता चला कि 1908 में, और अब आ गया 2024 आ गया हमारे पास, इस स्थिति में क्या हो गया? जमीन आपका बना हुआ है, रूढ़िवादी परंपरा के आधार पे आपको उस जमीन पे अधिभोग करने का पूरा पूरा अधिकार है। अगर ये सेक्शन यहाँ नहीं होता तो क्या होता? तो यही होता कि जिनके नाम पे ज़मीन था वो रहते, जब तक वो जीवित हैं तब तक चलता, सरकार लैंड सर्वे कराता, आपका ज़मीन ले लेता। लेकिन ये सेक्शन यहाँ पे है, इसीलिए ऐसा हुआ है कि आपको अभी भी ज़मीन पे अधिकार दिया गया। दादा के ज़मीन पे उसका पोता का अधिकार बना हुआ है। ठीक है, उसमें 12 वर्षों तक भूमि पर न तो खेती की हो, न उसे धारित किया हो। भूमि पर इस बात के होते हुए भी उसका अधिकार समाप्त नहीं होगा। जैसे देखिएगा, खेती किया हो या खेती नहीं किया हो, आप 5 साल तक रहे झारखंड में, 5 साल के लिए चले गए असम, और फिर वहाँ से 4 साल बाद लौट के आए झारखंड, तो टोटल 14 साल आप हो गया। 14 साल में 5 साल तो अब यहाँ नहीं थे, लेकिन फिर भी इस एक्ट के आधार पे आपको ज़मीन का अधिग्रहण का अधिकार है। यहाँ लिखा हुआ 12 वर्षों तक न तो खेती की और न ही उसे धारित किया हो, फिर भी आपको अधिकार है। ये अधिकार यहाँ दिया हुआ इसलिए बना हुआ, आप अभी ज़मीन पे कोई खेती नहीं कर रहे हैं, आपकी ज़मीन जहाँ पे भी होंगे, लेकिन वो ज़मीन पे आपका अधिकार बना हुआ है। धारा 17 बंदोबस्त रैयत की परिभाषा। देखिए, वह व्यक्ति जिसने इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात किसी ग्राम में स्थित भूमि को पूर्णतः और अंशतः पट्टे या रैयत के रूप में धारित किया हो, उसको दिया जाएगा। फिर क्या? 12 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर उस ग्राम को बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। वही है जो भी बताया आपको, 12 वर्ष का पूरा होना चाहिए। 5 साल झारखंड में रहे, 5 साल असम के चाय बागान में काम किए, फिर 3 साल के लिए अब यहाँ आ गए, तो हो गया कितना? 12। 13 हो गया, 13 हो गया तो 12 एक्सिट कर रहे हैं, आपको यहाँ का अस्थायी बंदोबस्त मिल जाएगा। ठीक,
अब देखिए, कोई व्यक्ति जब तक रैयत के रूप में पुनः धारत करता है वह रैयत की अवधि के 3 वर्ष पश्चात ग्राम का बंदोबस्त समझा जाएगा। अब ऐसा है कि ग्राम का बंदोबस्त कब समझा जाएगा और अस्थायी बंदोबस्त कब समझा जाएगा। ग्राम का बंदोबस्त समझा जाएगा अगर आप उस गांव में 3 साल तक रह रहे हैं। अस्थायी बंदोबस्त तब समझा जाएगा जब आप उस जगह पे 12 वर्षों से रह रहे हैं। 12 से अगर कम रह रहे हैं तो फिर ग्राम का बंदोबस्त ही माना जा सकता है, अस्थायी नहीं। अस्थायी के लिए तो आपको 12 वर्ष रहना ही पड़ेगा। फिर देखिए क्या लिखता है, यदि कोई रैयत धारा 74 के अधीन या बाद में जजे भूमि पर कब्जा वापस लेता है तो जमीन के 3 वर्ष से अधिक समय तक बेकब्जा रहने के बावजूद वह बंदोबस्त समझा जाएगा। आपकी ज़मीन को किसी ने कब्जा कर लिया, ठीक है, बाद में आपने क्लेम किया कि हाँ ये ज़मीन किसी ने कब्जा किया हुआ है, आपकी ज़मीन को फिर आपको वापस दिलाया जाएगा और दिलाए जाने के बाद आपकी बंदोबस्ती उससे बनी रहेगी। लेकिन इसके लिए आपको 3 वर्ष से अधिक समय तक बताना पड़ेगा, उसके पहले नहीं हो सकता। इस चीज़ को ईयर याद रखिएगा। सेक्शन 74 में इसका पूरा डिटेल है, जहाँ आगे आपको बताएंगे चार्ट से, ठीक। भुइयर ये होते थे तथा मुंडारी खुटकटी के लिए बंदोबस्त का प्रावधान। देखिए इन लोगों के लिए थोड़ा अलग प्रावधान था। अलग प्रावधान ये था कि 12 वर्ष का कंसेप्ट इनके ऊपर भी लागू होता था, लेकिन ये बहुत पहले से रह रहे थे हमारे पास, बहुत पहले से बैठे हुए थे, ठीक है। इसलिए इन लोगों के लिए क्या है कि 12 वर्ष का प्रावधान रहने दिया गया और इनको एक स्पेशल अधिकार दिया गया, ये अलग रैयत बना दिया गया। ऑर्डिनरी रैयत ये नहीं थे, ये स्पेशल रैयत थे। इनके ज़मीन का जो है बिक्री नहीं होगा, बेच नहीं सकता है। बाकी वाले का बिकने वाला प्रावधान था, इनके वाले में बिकने का कोई प्रावधान नहीं दिया गया था हमारे पास, ठीक। बंदोबस्त रईस का अधिभोगाधिकार, जितने भी बंदोबस्त रही हैं गांव के, उनको अपने ज़मीन को अधिभोग करने का पूरा अधिकार था। अधिभोग करने का मतलब खेतीबाड़ी करना, तालाब का निर्माण करना, नहर का निर्माण करना, उससे जितना उत्पाद हो रहा प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट का रखना, उस प्रोडक्ट के मालिक बन जाना, उस प्रोडक्ट को बेचना, सब अधिकार था अधिभोग में। अनाधिभोग में यह अधिकार नहीं था, क्योंकि अनाधिभोग में क्या उसको ऊपर वाले को जमा करना पड़ता था। धारा 20, जब किसी अधिभोग जोत का भूस्वामी रैयत के संपूर्ण हित अंतरण में अधिभोगाधिकार के अर्जन के प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे ढंग से होना चाहिए कि बगल वाले या आस पड़ोस वाले को किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट ना पड़े। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर अब बोलोगे सर साइड इफेक्ट क्या पड़ेगा? यही पड़ेगा कि हमने आपकी ज़मीन पे क्लेम कर दिया कि ये ज़मीन तो मेरा है, हम इस ज़मीन के मालिक हैं, इनका 10 एकड़ ज़मीन है उसमें 3 एकड़ मेरा है। तो इसी स्थिति में क्या करेगा आपको, तो एक बार जाँच होता था और फिर वो ज़मीन आपको वापस किया जाता था। ऐसे भी होते थे, ठीक। अब 21 में क्या है, भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत का अधिकार। कोई रैयत अपनी अधिभोगी भूमि को स्थानीय नीति के काश्तकारी में उपयोग में ला सकता है। स्थानीय नीति मतलब जो प्रचलन में, पता चला गांव में सारे लोग जौ का खेती कर रहे हैं तो हम भी जौ का खेती कर सकते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, कृषि कार्य, ईंट खपड़े का भी निर्माण, पेयजल, कृषि कार्य, मत्स्य पालन, कुआं का खुदाई, बांध, आहार का निर्माण, व्यापार, कुटीर उद्योग, संचालन, भवन निर्माण सब कर सकता है, ये अधिकार था। जेपीएससी में इसी से क्वेश्चन पूछा गया था, इसी सेक्शन से। क्या पूछा देखिए, छोटा नागपुर काश्तकारी नियम की कौन सी धारा भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार का प्रावधान करता है? ये हम लोग अभी कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं, सेक्शन 21, तो हो जाएगा सेक्शन 21। क्लियर यहाँ पे? बेदखली, ठीक। अगर कोई अधिभोगी रैयत अपनी जोत में उस समय के सामाजिक रीति से खेती करते आया हो तो उसे किसी विनिर्दिष्ट आधारों के सिवाय बेदखल नहीं किया जा सकता है। प्रोसेस में अगर आप उस जगह पे काम कर रहे हैं सिस्टमेटिकली, यानी किसी का ज़मीन आप हड़प के काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको कभी भी वहाँ से बेदखल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और दूसरा एक चीज़ और दे दिया गया है कि यदि कोई अधिभोगी विक्रय, दान, वसीयत, विनिमय द्वारा अंतरण कर दिया जाए तो भूस्वामी के कार्यालय में रजिस्ट्री करवाएगा। अगर आपने ज़मीन बेचा, ट्रांसफ़र किया, दान में दिया, वसीयत में रखा, इन सभी को भी किया, तो इस स्थिति में आपको जो है पंजीकृत कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कहाँ? भूस्वामी के कार्यालय, यानी आज के समय सरकार के यहाँ भूस्वामी वही होते हैं आज के समय में, ठीक। धारा 24 से 36 वाला देखिए, इसमें सिर्फ लगान में वृद्धि, कमी, वृद्धि उपायुक्त के अधिकार को दे दिया गया। इसमें सिंपल था, इसमें कोई खास उसमें नहीं किया गया। लगान कितना बढ़ेगा, किस स्थिति में बढ़ेगा, किस स्थिति में नहीं बढ़ेगा, ये सब का प्रावधान यहाँ पे किया गया था इसको लेकर, ठीक। ये धारा 5 चैप्टर 5, खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत। ये क्या दिया गया अधिकार इनको? खुटकट्टी में इनको अधिकार दिया गया है कि 20 वर्षों से अधिक भूमि पर खरीद के भूमि का लगान नहीं दायी हुआ। अगर आपने, यदि रैयत द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ से 20 वर्ष से अधिक पूर्व भूमि की काश्तकारी सृजित की गई हो तो भूमि का लगान नहीं बढ़ाया जाएगा। मतलब क्या? 1908 से 20 साल पहले आइए,
क्योंकि नया नया कानून बना ही है ना, तो कानून जब नया नया बनता है तो कुछ साल के लिए उसमें कुछ न कुछ रिबेट दे दिया जाता है। जैसे WTO का कानून हमारे यहाँ आया तो 10 साल के लिए प्रावधान दिया गया ना कि आप सबको अपना अपना कानून मेरे हिसाब से बना लीजिए, तभी तो कानून ठीक से लागू हो पाएगा। तो उस वक्त ये दे दिया गया था इसमें कि 20 साल तक, यानी कि 1898 नहीं 1888 से लेकर के अभी तक के बीच में कोई लगान नहीं पड़ेगा। 1908 से लेकर के 1928 तक कोई विधि नहीं हुआ है लगान में, वैसे का वैसे रह गया। ऐसे लगान में विधि अभी भी नहीं होती है। यदि भूमि की लगान में विधि हेतु कोई आदेश पारित किया गया हो तो लगान में विधि उस गांव के समरूप भूमि के अधिभोगी रैयत पर लगाए गए लगान के आदेश से अधिक नहीं होगी। यह है विशेष परिस्थिति में कहीं कहीं पे ऐसा हुआ है, आपदा वाली स्थिति में या बगल वाले गांव में कुछ भूखे की स्थिति आ गई है, तो ऐसी परिस्थिति में कहीं कहीं पे लगान कम भी किया गया है, कहीं कहीं पे लगान बढ़ाया भी गया है। जब खेतीबाड़ी ज़्यादा हुआ, उत्पादन ज़्यादा हुआ तो लगान बढ़ाया गया, और कहीं कहीं पे क्या हुआ कि खेतीबाड़ी कम हुआ, उत्पादन कम हुआ, तो उस स्थिति में क्या लगान घटाया गया। ये भी इसमें देखा गया कहीं कहीं। चैप्टर 6 अनाधिभोगी रैयत। अनाधिभोगी रैयत का क्या प्रावधान है? जो भूमि तो लेगा लेकिन खेतीबाड़ी नहीं, क्या लिखता है? अनाधिभोगी रैयत की भूमि का लगान उसके और भूस्वामी के बीच किए गए करार के आधार पर तय किया जाएगा। हम और आप एक चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं, 20 का 11वां भाग आपका, 9वां भाग मेरा, लेकिन हमने एग्रीमेंट कर लिया कि नहीं 15वां भाग आप रख लीजिए, 5 भाग हमको दे दीजिए, तो कर सकते हैं, हमारे पर अधिकार है। ठीक, क्या लिखता है धारा 39? अनाधिभोगी रैयत को अपनी जोत का लगान उसी प्रकार देना होगा जैसे अधिभोगी देते हैं। इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया, लगान का प्रावधान दोनों के लिए सेम था, प्रोसेस भी वही था, डाक के द्वारा दे सकते हैं या ऑफिस में जाके जमा कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन दिया हुआ था। लगान में विधि, लगान में विधि रजिस्ट्रीकृत करार या धारा 42 के अधीन करार के सिवाय नहीं बढ़ाया जा सकता है। बढ़ेगा नहीं, घट सकता है। आपदा अगर आ गई तो घटा देगा, सूखे की स्थिति आ गई तो घटा देगा, बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है। 41 नंबर बेदखली का अधिकार। देखिए, अगर आप 3 साल तक लगाता है या 90 दिन के अंदर लगान देने में असमर्थ हैं तो आपको वहाँ से हटाया जा सकता है। ठीक, जोत की भूमि अनुपयुक्त प्रयोग जिसके कारण भूमि का मूल्य ह्रास हुआ हो तो हटा देगा। जैसे खेती करने के लिए ज़मीन दिए, अरे वहाँ पे आप ईंटा बना रहे हैं तो सुबह भूमि बंजर बनेगा, भूमि बंजर बनेगा तो खेती कम होगा, लगान कृषि उत्पादन कम होगा, तो आपको वहाँ से हटाया जा सकता है। या आपने लगान ही नहीं दिया तो आपको हटा देगा। कोई भी ऐसा काम आप नहीं कर सकते जिससे भूमि का मूल्य कम हो जाए। अगर ऐसा होता है तो आपको हटाया जा सकता है। या आपने 4 साल 5 साल खेती नहीं किया है, जानबूझ के नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में हटा देगा। ठीक, यदि रैयत ने अपने और भूस्वामी के बीच संविदा में किसी प्रावधान का उल्लंघन किया हो, इस स्थिति में भी आपको हटाया जा सकता है, अधिकार है हटाने का। पट्टे की अवधि समाप्त हो गई हो, टेन्योर पूरा हो गया, हमने आपने 20 साल के लिए एग्रीमेंट किया था, 20 साल का एग्रीमेंट पूरा हो गया तो आपको हटा दिया जा सकता है। रैयत उचित लगान का भुगतान करने से इनकार करे तो उसको भी हटाया जा सकता है। ये सब प्रावधान थे, ये प्रावधान आप याद रखिएगा। फिर आइए 42 नंबर, यदि रैयत ने उचित और सांपिक लगान का भुगतान करने से इनकार कर दिया हो तो भूस्वामी रैयत को बेदखल करने हेतु उपायुक्त के कार्यालय में आवेदन करेगा। उसको अधिकार है, कहाँ करेगा? डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में करने का अधिकार है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये होता है कि ये एक्ट आपके सिलेबस में क्यों आया? ये एक्ट आपके सिलेबस में इसलिए आया कि हमारे यहाँ जो है सारे जो डिसीजन लिए जाते थे वो डिसीजन लिए जाते थे उपायुक्त के माध्यम से, लेकिन समस्या यहाँ ये होती थी कि वो ये एक्ट को पढ़ के नहीं आते क्योंकि ये सिविल सर्विसेज में है नहीं। तो आपके माध्यम से जब आप पढ़ के ब्लॉक में जाएंगे या काम करेंगे तो हो सकता है कि आप इस नॉलेज को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि इम्प्लीमेंट तो ब्लॉक में ही होगा, क्योंकि विकास का पहला दरवाजा आप ही का ऑफिस होता है डेवलपमेंट के लिए। तो आप अगर पढ़ के इस एक्ट को जाएंगे तो थोड़ी जानकारी आपकी अच्छी रहेगी, तो स्वाभाविक बात है इस एक्ट को थोड़ा अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। इसीलिए सिविल सर्विसेज में यानी JPSC में इस एक्ट को लाया गया है। इसके बाद का जो 4-5 चैप्टर है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे, इसको ऐसे ही मैं अपलोड कर दूंगा, और लास्ट में इससे रिलेटेड हम 100 क्वेश्चन जल्द अपलोड करेंगे। अभी वेद IAS पे हर दिन वीडियो अपलोड होगा, तो आप इसको देखते रहिएगा। और अगर कुछ एक्स्ट्रा डिमांड है तो आप चैट कर सकते हैं, या स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिख रहा है आप उससे व्हाट्सएप से जुड़ भी सकते हैं। ओके, गुड डे, गुड इवनिंग।